हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आई क्वांटा। आई होप आप सब ठीक हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। पर जब एग्जाम की बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में बीइंग अ लॉयर नेचुरली ये क्वेश्चन आया कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो एवरी नाउ एंड देन आप अगर क्लैट का एग्जाम ही नहीं, अगर आप कोई भी लीगल एग्जाम दे रहे हैं या फिर जिसमें थोड़ा भी लॉ का क्वेश्चन होता है तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको आप बार बार इनकाउंटर करेंगे। बट अगर आपकी उन वर्ड्स पे क्लैरिटी नहीं है तो ना ही सिर्फ आपको आंसर देने में कंफ्यूजन हो सकता है जिसकी वजह से आंसर गलत हो सकता है, साथ ही साथ अगर वो पूरा पैसेज ही वहां पे है और बार बार अगर लेट्स से कोई वर्ड वहां पे 3 बार रिपीट हो गया है और आपको उसका मीनिंग नहीं पता है तो ऐसी सिचुएशन में ना ही सिर्फ आपकी रीडिंग का जो फ्लो है वो हैम्पर होगा बट आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी उस क्वेश्चन को लेके कम हो जाएगी। सो इसीलिए ये वीडियो है और जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे कॉमनली यूज्ड लॉ या लीगल वर्ड्स जो बहुत ही कॉमन है अगर हम कुछ भी लॉ के बारे में पढ़ते हैं, और उनकी मीनिंग्स को याद करना और समझना इज एसेंशियल ताकि इजिली हम उनको कॉम्प्रिहेंड कर सकें और उनसे रिलेटेड आसपास जो भी क्वेश्चन आता है हम उन्हें इजिली टैकल भी कर सकें। सो जो पहला सबसे कॉमन वर्ड है जो लीगल टर्म्स में यूज होता है दैट इज वॉइड। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा बट लीगल टर्म्स में वॉइड का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है। सी बेसिकली जो वॉइड एक टर्म है इट मीन्स समथिंग दैट इज एब्सेंट ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मेक इट समथिंग दैट इज वैलिड। तो होता क्या है कि वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल ये 3 ऐसे टर्म्स हैं जो अक्सर आसपास यूज होते हैं और एक दूसरे की रिलेटिविटी में ही पढ़े जाते हैं। वैलिड का मीनिंग आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी चीज को प्रॉपर बनाने के लिए 5 एलिमेंट्स की जरूरत है तो जिस भी चीज में वो 5 एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे वो वैलिड हो जाएगी। इसी के ऑपोजिट अगर वो एलिमेंट्स एब्सेंट हैं तो वो चीज वॉइड हो जाएगी। इसका मतलब उसका लीगल सैंक्शन या एक लीगैलिटी जो है वो 0 हो जाती है, नल हो जाती है। लेकिन जब भी हम वर्ड वॉइडेबल बोलते हैं दैट इज द थर्ड टर्म, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। वॉइडेबल टर्म इज समथिंग दैट इज एबल टू बिकम वॉइड। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कैपेसिटी है कि या तो वो वॉइड हो सकता है या नहीं भी। अब ये काम कैसे करता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ देयर इज अ पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, अगर वो सेकंड मैरिज करता है तो उसकी जो सेकंड मैरिज है वो ऑटोमेटिकली वॉइड है। तो ये एक एग्जांपल है समथिंग दैट वाज नल और 0 और हैड नो लीगल इफेक्ट व्हाटसोएवर इन द गिवन सिचुएशन, तो ये हुआ वॉइड। लेकिन अगर किसी की चाइल्ड मैरिज होती है व्हिच मींस अगर उनकी शादी 18 ईयर्स से पहले, लेट्स से अ गर्ल गेट्स मैरिड बिफोर 18 ईयर्स कंप्लीटिंग 18 ईयर्स, इन दिस सिचुएशन जिस टाइम वो अपना 18 ईयर्स यानी मेजॉरिटी का एज अटेन कर लेगी तो वहां पे उसको ऑप्शन मिलेगा कि वो अपनी एग्जिस्टिंग मैरिज को वैलिड भी डिक्लेयर कर सकती है या फिर वो उसको वॉइड भी यानी खत्म भी कर सकती है। दिस मेक्स दिस मैरिज वॉइडेबल। इसका मतलब उसके अंदर कैपेसिटी थी टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड इन द कमिंग टाइम्स गिवन एट द ऑप्शन ऑफ सच पार्टी। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल समझ में आए। नेक्स्ट वर्ड अगर हम पढ़ते हैं तो वो है प्लेंटिफ। ये तो आपको बहुत ही कॉमनली पता चलेगा क्योंकि हम कई बार कहते हैं दैट द प्लेंटिफ इन सो एंड सो केस सेड दिस और द प्लेंटिफ डिमांडेड दिस एंड दिस। प्लेंटिफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज में, किसी भी सिचुएशन में जो कंप्लेनेंट है या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसने कोई भी लॉस बियर किया है या जिसका राइट अब्रिज हुआ है। राइट अब्रिज होने का मतलब कि उसके राइट के साथ वायलेशन हुआ है या उसका कोई राइट उसको नहीं मिला है। ऐसी सिचुएशन में उस इंसान को प्लेंटिफ कहा जाता है। इन द आइज ऑफ लॉ जब वो कोर्ट पहुंचता है अपनी कंप्लेंट लेके तो वो एक प्लेंटिफ बन जाता है। इसको याद करने का एक बहुत ही इजी तरीका है, जब हम कंप्लेंट वर्ड को याद करते हैं तो जो लास्ट वर्ड है इट इज प्लेंट एंड दैट इज व्हाई हु टेक्स द प्लेंट फॉरवर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिकम्स अ प्लेंटिफ। अब जब कोई प्लेंटिफ है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है तो डेफिनेटली कोई उसको डिफेंड भी करेगा, राइट। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टर्म पे आते हैं व्हिच ब्रिंग्स अस टू अ टर्म डिफेंडेंट। Now when we talk about defendant, it can be easily understood from the word defense. अगर कोई आप पे इल्जाम लगाता है तो हम उसको डिफेंड करते हैं, अपने आप को डिफेंस में रखते हैं and this makes the other party a defendant. So a plaintiff takes the matter in the court of law, the court listens to it and the defendant on the very spot defends his own case. So यहाँ से हमें समझ में आता है plaintiff और defendant। अगर हम अगले टर्म की बात करें तो वो है क्वासाई। ये आपने कई बार सुना होगा, एक क्वासाई जुडिशियल जजमेंट या फिर एक क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक क्वासाई फेडरल स्ट्रक्चर। सो क्वासाई का मीनिंग इन द लीगल टर्म सिंपली ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो लेट्स से 3 एलिमेंट्स के साथ एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बन सकती थी। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट अ क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, सो अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स की जरूरत है, दिस इज ओनली एन एग्जांपल, ओके। तो अगर सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें वो 3 एलिमेंट्स तो नहीं बट लेट्स से 2 एलिमेंट्स हैं, which means कि it will have some characteristics of this complete whole thing but not completely. This would make it a quasi contract.
इसी तरह अगर हम क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया में जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइडेड है, तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। बट क्या ये पूरी तरह फेडरल है? नो, बिकॉज इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड सम मोर सिचुएशंस जो पावर होती है वो ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ ड्रॉ कर जाती है, व्हिच मींस कि हम फेडरल तो हैं बट हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर की सारी एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है। And again, this makes India a quasi-federal country. So I hope कि आपको quasi का meaning भी यहाँ समझ में आ रहा है। Now let's talk about the next term which is ab initio. Ab initio आपको कई बार देखने मिलेगा with the word void ab initio. Ab initio का बेसिक मतलब होता है कि something from the very beginning. अब ab initio को किसी भी वर्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा तो it will become that from the very beginning. अगर मैं बात करूं for example, a contract with a minor is void ab initio. इट मीन्स कि अगर आप किसी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड होगा कब से? एब इनिशियो, इट मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सो कहीं पे भी अगर आपको वर्ड एब इनिशियो इनिशियल से समझ में आ सकता है आपको, तो इट विल ऑलवेज मीन दैट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। नेक्स्ट टर्म दैट वी कैन कंसिडर हियर इज फिड्यूशरी। ये आपको कई बार लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और इवन अदर टर्म्स में भी आपको इस पढ़ने मिलेगा। तो फिड्यूशरी जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड फिड विच मीन्स समथिंग दैट इज फिडिलिटी, यानी कि ट्रस्ट या फेथ के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है। तो कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो ट्रस्ट के ऊपर बनता है, ये कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ रिलेशनशिप ऑफ अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, अ रिलेशनशिप ऑफ अ मास्टर एंड अ सर्वेंट, रिलेशनशिप ऑफ अ प्रिंसिपल और हिज एजेंट। इस तरह के कोई भी रिलेशंस हैं जो ट्रस्ट या फेथ के ऊपर बने हुए होते हैं, उन्हें फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स कहा जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि कभी कभी जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी पढ़ते हैं तो उनका बेसिस अक्सर फिड्यूशरी रिलेशनशिप ही होता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज प्राइमा फेसाई। या आप कई बार देखेंगे और कभी कभी अगर आप कोई लीगल वेब सीरीज देख रहे हैं तो उसमें भी आपको देखने मिलेगा कि प्राइमा फेसाई एविडेंसेस से कुछ ऐसा पता चलता है। सो अगर किसी चीज को हम सबसे पहले इन द वेरी बिगनिंग या ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम इवेलुएट करें या इन्फर करने की कोशिश करें तो वो उसका प्राइमा फेसाई इन्फरेंस बन जाता है। आप इसको एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि कोई इंसान है जिसको गोली लगी है और वो जमीन पे like he fell down and now he is not breathing. It means that he might be dead. So इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्राइमा फेसाई अगर हम सोचें तो शायद किसी ने इसको मर्डर करने की कोशिश की होगी and now he has died because of this particular murder. So प्राइमा फेसाई एविडेंस या प्राइमा फेसाई सर्कमस्टांसेस से जो भी हम समझ सकते हैं that will be the first evidence of that particular thing. So that is the basic meaning of प्राइमा फेसाई. So I hope that ये words आपको काफी हेल्प करेंगे और इनको आप एग्जाम्पल्स के साथ याद करेंगे तो आपको इन्हें रटना भी नहीं पड़ेगा and they'll always be beneficial जब आप कोई भी पैसेज पढ़ रहे हैं या कोई भी लॉ रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं, रेपिटेटिव हैं। सो आई होप कि आप इनको जरूर से समझ पाए होंगे एंड इस तरह की और भी सीरीज हम लेके आएंगे। अगर आपको ये पसंद आया सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वील मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू दैट विल बी हेल्पफुल विद इंपॉर्टेंट टर्म्स और रेपिटेटिव टर्म्स दैट कैन हेल्प यू इन योर लॉ एग्जाम्स। Thank you so much everybody and we'll be joining very soon. I hope you'll all keep well. Thank you.